नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सीएम योगी ने ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था को सुधारने के लिए यातायात पुलिस में अलग अलग महिला विंग बनाने की बात कही है, जिसमें तत्काल 10,000 पदों को सृजित किया जाना है। मुख्यमंत्री कार्यालय में शुक्रवार को सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में संबंधित दिशा निर्देश विभागों की जारी कर दिए गए हैं, जिसमें बीते वर्ष प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में हुई मौतों की संख्या में इस बार 50% की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा जिलों में रोड सेफ्टी एक्शन प्लान बनाने की ठोस उपाय भी बताए गए हैं। खासकर परिवहन विभाग की बसों से होने वाली दुर्घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाने को कहा गया है। सीएम ने वाहनों को चालान का शुल्क अवश्य जमा कराने का मैकेनिज्म बनाने और नियमों का उल्लंघन करने पर 4 चरण में कार्रवाई करने के भी दिशा निर्देश दिया है और इसके तहत लाइसेंस का निलंबन, रस्तीकरण, बीमा राशि और इसमें वृद्धि और पंजीकरण रद्द करने की कार्रवाई हो सकती है। और वहीं उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरे साल लीड्स 2024 रैंकिंग में अचीवर का दर्जा हासिल किया केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। जी हां, उत्तर प्रदेश को स्टेट अचीवर अवार्ड प्रदान किया गया है, जिसे राज्य मंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में औद्योगिक विकास सचिव और हैशटैग इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश ने प्राप्त किया है। और आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम के दौरान इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश ने इस बात पर प्रकाश डाली है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गतिशील नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 1 ट्रिलियन बनने का अपने प्रयास के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचों के विकास पर महत्वपूर्ण ध्यान केंद्रित किया है। और वहीं पीएम मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 में कलाकारों से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 से ही मैं लगातार हर पल ग्रामीण भारत की सेवा में लगा हूं। गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना मेरी सरकार की प्राथमिकता है। इसी के साथ हमारा विजन है कि भारत के गांव के लोग सशक्त बने और उन्हें गांव में ही आगे बढ़ने से ज्यादा अवसर मिले और इन्हें पलायन न करना पड़े। गांव के लोगों का जीवन आसान हो, इसलिए हमने गांव-गांव में मूलभूत सुविधाओं की गारंटी का अभियान चलाया है। वर्ष 2025 की शुरुआत में ग्रामीण भारत महोत्सव का ये भव्य आयोजन भारत की विकास यात्रा का परिचय दे रहा है, एक पहचान बना रहा है। मैं इस आयोजन के लिए नाबार्ड को, अन्य सहयोगियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हम में से जो लोग गांव से जुड़े हैं, गांव में पले बड़े हैं, वो जानते हैं कि भारत के गांवों की ताकत क्या है। जो गांव में बसा है, गांव भी उसके भीतर बस जाता है। जो गांव में जिया है, वो गांव को जीना भी जानता है। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मेरा बचपन भी एक छोटे से कस्बे में एक साधारण परिवेश में बीता और बाद में जब मैं घर से निकला तो भी अधिकांश समय
देश के गांव देहात में ही गुजरा और इसलिए मैंने गांव की समस्याओं को भी जिया है और गांव की संभावनाओं को भी जाना है। मैंने बचपन से देखा है कि गांव में लोग कितनी मेहनत करते रहे हैं, लेकिन पूंजी की कमी के कारण उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते थे। मैंने देखा है गांव में लोगों की कितने यानी इतनी विविधताओं से भरा सामर्थ्य होता है, लेकिन वो सामर्थ्य जीवन की मूलभूत लड़ाइयों में ही खप जाता है। कभी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नहीं होती थी, कभी बाजार तक पहुंच न होने के कारण फसल फेंकनी पड़ती थी। इन परेशानियों को इतने करीब से देखने के कारण मेरे मन में गांव गरीब की सेवा का संकल्प जगा, उनकी समस्याओं के समाधान की प्रेरणा आई। आज देश के ग्रामीण इलाकों में जो काम हो रहे हैं उनमें गांवों के सिखाए अनुभवों की भी भूमिका है। 2014 से मैं लगातार हर पल ग्रामीण भारत की सेवा में लगा हूं। गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना ये मेरी सरकार की प्राथमिकता है। हमारा विजन है भारत के गांव के लोग सशक्त बने, उन्हें गांव में ही आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, उन्हें पलायन ना करना पड़े, गांव के लोगों का जीवन आसान हो। और इसलिए हमने गांव-गांव में मूलभूत सुविधाओं की गारंटी का अभियान चलाया। स्वच्छ भारत अभियान के जरिए हमने घर घर में शौचालय बनवाए। पीएम आवास योजना के तहत हमने ग्रामीण इलाकों में करोड़ों परिवारों को पक्के घर दिए। आज जल जीवन मिशन से लाखों गांवों के हर घर तक पीने का साफ पानी पहुंच रहा है। साथियों, आज 1.5 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर विकल्प मिल रहे हैं। हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से देश के बेस्ट डॉक्टर्स और हॉस्पिटल को भी गांवों से जोड़ा है, टेलीमेडिसिन का लाभ लिया है। ग्रामीण इलाकों में करोड़ों लोग ई संजीवनी के माध्यम से टेलीमेडिसिन का लाभ उठा चुके हैं। कोविड के समय दुनिया को लग रहा था कि भारत के गांव इस महामारी से कैसे निपटेंगे, लेकिन हमने हर गांव में आखिरी व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचाई।
साथियों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए बहुत आवश्यक है कि गांव में हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए आर्थिक नीतियां बने। मुझे खुशी है कि पिछले 10 साल में हमारी सरकार ने गांव के हर वर्ग के लिए विशेष नीतियां बनाई हैं, निर्णय लिए हैं। 2-3 दिन पहले ही कैबिनेट ने पीएम फसल बीमा योजना को 1 वर्ष अधिक तक जारी रखने की मंजूरी दे दी। डीएपी दुनिया में उसका दाम बढ़ता ही चला जा रहा है, आसमान को छू रहा है। अगर वो दुनिया में जो दाम चल रहे हैं, अगर उस हिसाब से हमारे देश के किसान को खरीदना पड़ता तो वो बोझ में ऐसा दब जाता किसान कभी खड़ा ही नहीं हो सकता। लेकिन हमने निर्णय किया कि दुनिया में जो भी परिस्थिति हो, कितना ही बोझ न क्यों बढ़े, लेकिन हम किसान के सर पर बोझ नहीं आने देंगे। और डीएपी में अगर सब्सिडी बढ़ानी पड़ी तो बढ़ा करके भी उसके दाम को स्थिर रखा है। हमारी सरकार की नीयत, नीति और निर्णय ग्रामीण भारत को नई ऊर्जा से भर रहे हैं। हमारा मकसद है कि गांव के लोगों को गांव में ही ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद मिले। गांव में वो खेती भी कर पाए और गांवों में रोजगार, स्वरोजगार के नए मौके भी बने। इसी सोच के साथ पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को करीब 3 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। पिछले 10 वर्षों में कृषि लोन की राशि 3.5 गुना हो गई है। अब पशुपालकों और मत्स्य पालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। देश में मौजूद 9,000 से ज्यादा एफपीओ, किसान उत्पाद संघ, उन्हें भी आर्थिक मदद दी जा रही। और वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कामकाजी महिला छात्रावास सुषमा भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को भी संबोधित किया। इस सुषमा भवन के लोकार्पण में उपस्थित दिल्ली के सभी प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को नमस्कार। कुछ समय पहले बांसुरी जी आयुष्मान भारत के फायदे को लेकर दिल्ली वासियों को वंचित रखा जा रहा है, इसके लिए मुझे मिलने आई थी। और उस वक्त उन्होंने कहा कि एक वर्किंग वुमन के लिए हॉस्टल उनके क्षेत्र में बनने जा रहा है और इसका नाम सुषमा भवन रखा जा रहा है। तब मैंने कहा था, मुझे हॉस्टल का साइज नहीं पूछना है, मगर सुषमा जी के नाम से अगर ये वर्किंग वुमेन का हॉस्टल बन रहा है तो मैं जरूर आऊंगा और आप मुझे आमंत्रित करिए।
तो आज ये निमंत्रण मैंने मांग कर लिया हुआ निमंत्रण है कि इसका उद्घाटन मेरे हाथ से हो, ये मेरे लिए आनंद का विषय है। क्योंकि इस भवन में जो करीब 80 बहनें काम करेगी, उनके सुरक्षित रहने की सुविधा एक ऐसी नेत्री के नाम से जुड़ रही है जो भारत भर की महिला शक्ति को जागरूक, संगठित और संघर्षरत रहने की हमेशा के लिए प्रेरणा स्रोत रही। सुषमा जी हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा पार्टी की एक बड़ी महान नेता के रूप में चिरस्मरणीय तो रहेगी, मगर भारत के संसदीय राजनीति के इतिहास में सुषमा जी एक ऐसी व्यक्ति है जो एनडीए 1, एनडीए 2 दोनों सरकारों में महत्वपूर्ण विभागों की मंत्री रही, परंतु सुषमा जी को विदेश मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इतिहास नहीं जानेगा। सुषमा जी को इस देश का लोकतांत्रिक इतिहास एक संघर्ष करने वाली विपक्ष की नेत्री के रूप में हमेशा याद रखें। सुषमा जी ही थी जिन्होंने यूपीए 2 के 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार को संसद भवन में तार तार कर एक्सपोज करने का काम किया। विपक्ष का नेता का पद कितना महत्वपूर्ण होता है लोकतंत्र में, इसके जब उदाहरण दिए जाएंगे तब सुषमा जी को जरूर याद करना पड़ेगा। और मैं तो चाहूंगा कि सारे विपक्ष के नेता इनके कामकाज का अध्ययन करें और अपने आप को उस रास्ते पर चलाने का काम करें। सुषमा जी ने इमरजेंसी के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करना शुरू किया। पूरे देश भर में महिला सशक्तिकरण के लिए एक आह्लेख जगाई। भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लोकप्रिय करने में उनकी एक बड़ी भूमिका रही। और मोदी जी की सरकार में विदेश मंत्री के नाते जनता की तकलीफों को समझने वाला विदेश मंत्री कैसा हो सकता है, इसका एक उत्कृष्ट और जीवंत उदाहरण भी उन्होंने बनाने का काम किया। आज मुझे बड़ा आनंद है कि बांसुरी सांसद है और उसी के मत क्षेत्र के अंदर सुषमा जी के नाम से ये विमेन हॉस्टल का उद्घाटन हो रहा है। मैं बहन बांसुरी को, एनडीएमए के सभी पदाधिकारियों को और उसमें जो रहकर सुरक्षित रूप से अपने कैरियर को शेप दे पाएगी, वो सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एलजी साहब ने बताया कि 500 के आसपास वर्किंग वुमेन के काम करने की सुरक्षित निवास व्यवस्था एनडीएमसी ने की है। यहां पर एक और ब्लॉक बनने वाला है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अर्बन डेवलपमेंट के कंसेप्ट को उजागर करने वाला एक कदम है। सबके लिए सुरक्षा, सबके लिए सम्मान, उनके सम्मान की सुरक्षा और सबको समान अवसर उपलब्ध कराना, इसके लिए इस प्रकार के भवनों का बहुत जरूरियात है। तब इसका यहां लोकार्पण हो रहा है। इसका मुझे
बहुत बहुत आनंद है। एनडीएमसी दिल्ली के क्षेत्र में ढेर सारे काम हुए हैं। मैं इसको बहुत लंबे सूची को बताना नहीं चाहता, आप सब जानते ही हो। परंतु आज जब मैं यहां आया हूं तब एक बात निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि 2014 में प्रधानमंत्री जी का पद संभालने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के शहरी विकास को नीतिगत आधार देने का काम किया। ऐसा नहीं है कि मोदी जी के आने के पहले शहरी विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सब सरकारों ने अपने अपनी समझ से अच्छा काम किया था, परंतु जरूरत थी अर्बन डेवलपमेंट को एक नीतिगत ढांचा देने की, नीतिगत आधार देने की। वो आधार देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी ने ग्लोबल स्टैंडर्ड फैसिलिटीज पर आग्रह किया। भैया जो खड़े रहे बैठ जाओ, मैं यहीं खड़ा रहने वाला हूं, बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा अब तो। उन्होंने ग्लोबल स्टैंडर्ड फैसिलिटीज पर आग्रह रखा और उसको अर्बन डेवलपमेंट नीति में एक प्रमुख उपकरण के रूप में इसका समावेश किया। इसके साथ साथ उत्तम कनेक्टिविटी, संचार की भी और रोड की भी, इसको अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी का हिस्सा बनाया। और शहरों के आसपास सटे हुए गांव जो धीरे धीरे शहर बनने की प्रक्रिया में है, उनका किसी भी नीति में कहीं समावेश नहीं था। और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की भाटी विहार कॉलोनी में बने मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम योगी ने संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के पैरालंपिक खिलाड़ी प्रवीण कुमार को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। व्यक्तिगत खेलों में इस स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़, रजत पदक विजेता को 4 करोड़ और कांस्य पदक विजेता को 2 करोड़ रुपए देते हैं। और अब तक हमने 500 से ज्यादा खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश के अन्य विभागों में नौकरी दी है। इसलिए मैं कहूंगा कि खेल गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। खेल रत्न पुरस्कार आपने देखे होंगे जिनको मिला है ओलंपिक में, पैरालंपिक में, प्रवीण कुमार गोरखपुर, ये आपके उत्तर प्रदेश का नौजवान लड़का है, दिव्यांग है, उसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। एकल गेम में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को हम लोग 6 करोड़ रुपए की राशि नगद भी देते हैं। सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाले को 4 करोड़ रुपया देते हैं राज्य सरकार की तरफ से। कांस्य पदक जीतने वाले को 2 करोड़ रुपए देते हैं। टीम गेम में यह राशि 3 करोड़, 2 करोड़ और 1 करोड़ रुपए की हो जाती है। यानी इतने बड़े पैमाने पर हम पैसा भी उपलब्ध करवाते हैं। प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी को भी देते हैं। और ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ गेम्स में जो खिलाड़ी मेडल प्राप्त करते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो मेडल प्राप्त करते हैं, उनको हम सीधे सरकारी नौकरी भी देते हैं। याद करना, सरकारी नौकरी। अभी हम लोगों ने पिछले वर्ष 2022 के टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने वाले जो खिलाड़ी थे, ललित उपाध्याय, उनको मैंने सीधे डिप्टी एसपी बनाया है उत्तर प्रदेश पुलिस में। उन्होंने हॉकी में मेडल जीता था भारत के लिए, हमने उन्हें सीधे डिप्टी एसपी बनाया है। राजकुमार पाल इस बार हॉकी टीम के सदस्य थे उत्तर प्रदेश से, उनको भी हम लोग डिप्टी एसपी का पद देने जा रहे हैं। 500 से अधिक खिलाड़ियों को अब तक हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस में और उत्तर प्रदेश सरकार के अलग अलग विभागों में नौकरी दे चुके हैं। और इसलिए मैं कहूंगा कि खेलकूद की गतिविधियों में भाग लेना इतने अच्छे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।